हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वाइस माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 2 दिसंबर की शिफ्ट को 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 18% अन्य सामान पर खर्चा हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7,560 है तो उसकी मासिक वेतन कितना है। हेनरी इज वर्किंग इन अ कंपनी। आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी 25% इज स्पेंट एज हाउस रेंट, 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 18% ऑन अदर आइटम्स। इफ हिज मंथली सेविंग्स इज 7,560, देन व्हाट इज हिज एन मंथली सैलरी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जैसे कि किसी की सैलरी होगी वो 100% होगी मंथली, है ना। तो उसमें से हमको पता है कि 15% 25% उसने किस पे खर्च किया। मासिक वेतन में 25%, उसके मासिक वेतन में घर के किराए पे खर्च किया, ठीक। हाउस रेंट पे 25%, 15% एजुकेशन पर खर्च किया, और देन 18% अदर आइटम्स पे खर्चा किया, है ना। तो तीनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा 25 प्लस 15 प्लस 18, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 58%, ठीक। 58%, इतना खर्चा हो गया। और हमारे पास कितनी सैलरी बची, 100 में से हम 58 को घटा देंगे, कितना बचेगा 42% बचेगा, ठीक है। 100 में से 52 को घटा देंगे, 58 को, सॉरी। तो हमारे पास कितना बचेगा 42। तो हमको बोला गया था 42% की सेविंग हो रही है। 42% की वैल्यू हमें दे रखी है 7,560 रुपीज़, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 180 रुपये, ठीक है। तो हमसे 100% की वैल्यू, मतलब 100% मंथली इनकम पूछी थी, तो 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 18,000। बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। वह 3/5 वस्तु व अंकित मूल्य पर 1/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर तथा शेष वस्तुएं अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज आर्टिकल 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स 3 by fifth articles at the mark price, 1 by fifth article at a discount of 20% on the mark price and the rest at a discount of 40% on the mark price, ठीक है। तो इतना हमको करना है। तो देखो हमारे पास सीपी है, सीपी है तुम्हारा 100, इससे कितने रुपए ज़्यादा अंकित करता है, 32% अंकित करता है, यानी 132 रुपये में अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया था कि वह 3/5 वस्तु अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि जो लाभ होता है वो सीपी पर होता है। तो 3/5 वस्तुएं, तो 3/5 ये कितना लाभ होगा, 32 का लाभ होगा, ठीक है। तो टोटल लाभ पूछा था, और उसके बाद ये 32 का लाभ होगा। और फिर बोला गया था कि 1/5 वस्तुएं 20% की छूट पर बेचता है। तो हम 132 का हम 80% निकाल देंगे, क्योंकि 20% की छूट पे बेच रहा है। तो बस 32 का हम 132 का अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितने पे बेचेगा, 105.6 पर, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट फिर बोला गया कि शेष वस्तुएं अंकित मूल्य पर 40% की छूट पे बेचता है। तो 132 भाई 40% की छूट पर बेचता है, तो 60% पर बेचेगा। तो 132 का हम 60% निकाल देंगे, तो ये कितने पे बेचेगा, 79.2 रुपीज़। ये 60% इसका निकालना है, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 32 का लाभ होगा, मतलब 3/5 वस्तुएं हैं, तो प्लस है तो प्लस कर देंगे, 32 वस्तुएं इंटू 32 रुपये का लाभ। फिर प्लस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वस्तु जो है 20% की छूट पर बेची जा रही थी। तो 1/5 वस्तुएं, तो 1/5 वस्तुएं कितने पे बेची जा रही है, कितने परसेंट लाभ पे, कितने परसेंट लाभ पे, 105.6 पे बेची जा रही है 1/5 वस्तु। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 5.6 का लाभ हुआ, ठीक। देन नेक्स्ट भाई नेक्स्ट वाले में माइनस होगा, क्योंकि 100 से कम ही है। तो शेष वस्तुएं, तो 5 में से 3 1 4, 4 वस्तुएं बेची जा चुकी, यानी बची कितनी, 1/5 वस्तुएं बची। कितने की छूट दी गई थी, 100 में से कितने का लॉस होगा, 100 माइनस 79.2 करेंगे तो 20.2
8 रुपये में बेची गई। अब हम क्या करेंगे भाई, तीनों में 1/5 कॉमन है तो हम इसको निकाल लेते हैं। 1/5 जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 3 × 32 प्लस 5.6 माइनस 20.8 है ना, कितना बचेगा, समझ गए इतना। तो हम अब गुणा करते हैं अंदर, टोटल ओवरऑल 32 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 प्लस 5.6 माइनस 20.8। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 प्लस 5.6 हो जाएगा 101.6। इसमें से 20.8 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80.8। तो 1/5 × 80.8, जब इसको हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.16% का लाभ हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। यही पूछा था हमसे कि कितने ओवरऑल लाभ कितना होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक ऋण का भुगतान 5,808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी वार्षिक गणना की जाती है 10% वर्ष प्रतिवर्ष है तो कुल ऋण राशि क्या होगी। ए लोन इज repaid in 2 equal annual installments of 5,808 if the rate of compound interest calculated annually is 10% per annum then what is the total loan amount। देखो, अगर किस्त के लिए जा रहे हैं तो भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से 11 जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे भाई, किस्त के लिए यही होता है। 10 का स्क्वायर यानी 100, इसका स्क्वायर करेंगे 121। तो किस्त हमारी समान है तो समान करने के लिए ऊपर भी हम 11 की गुणा कर देंगे, क्योंकि ये किस्त, ये वाली जो है 121 आया है किस्त है, तो हम कर लेंगे इसको। ठीक, सॉल्व, तो ऊपर हो जाएगा 110, नीचे उधर भी हो जाएगा 121, नीचे तो 100 है ही, और ये भी हो जाएगा 121। बोला गया था कि 5,808 की 2 समान किस्तों पे, तो ये कितना है 210, ये किस्त हमारी 101 रुपये है, 121 है ना। तो हमसे पूछा जाए कुल ऋण राशि क्या है। ठीक है, तो कुल ऋण राशि हमारी यही निकल के आ जाएगी 210। तो हम 121 की वैल्यू हमको दे रखी है 5,808। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 48। ठीक, हमसे 210 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो 210 की गुणा हम 48 से करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 10,080। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। भाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर पूरे को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 300 प्लस 50 यानी 350 सेंटीमीटर, और ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 50 निकल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, 350 इंटू 400 अपान 50। भाई वर्गाकार टाइल है तो दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे, 50 इंटू 50 कर देंगे तो 50 सत्ते 350, 50 अट्ठे 400, यानी 56 टाइल्स की आवश्यकता होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गाय 20 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास चर नहीं सकती है। तो ए काउ इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 20.5 मीटर टाइड अप द लेंथ ऑफ द रोप इज 10.5 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द मीडो वेयर द काउ कैन नॉट ग्रेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो वर्गाकार घास का मैदान है तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वर्ग की वो हो जाएगी 20.5 को हम लिख सकते हैं 41/2। ठीक है, और बोला क्या गया कि रस्सी की लंबाई, भाई इसमें एक किनारे पे बंधी है घास, तो भाई ये वाली तुम्हारी जो होती है
यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये वर्ग का काम करता है तो कितना है का पूरा टोटल कितना होती है कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है वर्ग का। तो इसका कितना भाग चलेगी, 1/4 भाग चलेगी गाय, ठीक है। अब समझ गए वर्ग। अब हम क्या करेंगे, वर्ग के स्क्वायर से हम इस छोटे वाले वृत्त का हम स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। यही क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा जो घास द्वारा नीचे। तो वर्ग का स्क्वायर करेंगे, एक भुजा स्क्वायर यानी 41/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 क्षेत्रफल चला जा रहा था 22/7। और पाई आर स्क्वायर होता है ना वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा 10.5 त्रिज्या दे रखी थी, यानी हम लिखेंगे इसको क्या 21/2, 21/2। इतना समझ गए। हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा 41, 7 3 21, ठीक। और ये करेंगे 41 का स्क्वायर करेंगे, 41 × 41 यानी 1681, 1681 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस ऊपर गुणा करेंगे 21 × 22 × 21 9702, ठीक है। 9702 अपॉन 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 16। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 और 4 चौके 16 और 1681 की गुणा हम 4 से करेंगे। देखो ना हमने गलती की यहाँ पे, 21 दो बार तो एक बार तो 21 की गुणा और एक बार 22 की गुणा, भाई 7 से काटा तो 3 बार जाएगा ना, तो 22 × 21 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1386, ठीक है। इतनी गलती हुई थी मिस्टेक से, मैंने 3 को ध्यान नहीं दिया, मैंने काटा था 7 से, 21 को काटा था 7 से, वहाँ पे 3 बचा था, ठीक है। 16, अब एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा और 1681 × 4 करेंगे, भाई 4 चौके 16 हो जाएगा, भाग करेंगे तो ऊपर 4 की गुणा करेंगे यानी 6724 माइनस 1386। इतना समझ गए। हम 67 से 24 में से घटाएंगे 1386, ये आ जाएगा 5338। इसको ही हम 16 से भाग कर देंगे। जब हम 16 से भाग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 333.625। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए HW में रहेगा भाई, बड़ी से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। इस कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया और कितनी बार ये शिफ्टों में आया हुआ है, तो इसको आप लोग होमवर्क में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो हम जानते हैं 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो हमारा मूलधन दे रखा है 16,000, इसका हम 1/20 निकालेंगे 16,000 का। तो 1/20 जैसे निकालेंगे 16,000 का, ये निकल के आ जाएगा 3 साल के लिए हमें निकालना, 1/20 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 800। भाई साधारण ब्याज हमेशा बराबर चलता है, इसका भी 800, ये भी तीसरे ईयर भी, तो हम इसका भी 1/20 निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 800 भागे 20 यानी आ जाएगा 40, ठीक। अब इसका और इसका दोनों का निकालेंगे तो भाई 800 का 40 निकल रहा है, तो 1600 का कितना निकलेगा 80, ठीक है। और 40 का भी हम 1/20 निकालेंगे तो 2, ठीक। तो हमसे पूछा गया था कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो हमसे अंतर पूछा था, तो भाई
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भाई 3 साल के लिए जो इतना होगा ये बराबर होगा 8 की 24। ठीक, तो जो रेट हम जो अंतर होगा, अंतर ये वाला होगा जो ब्याज पर ब्याज लगा, तो 80 + 40 + 2 यानी हमारा निकल के आ जाएगा 122 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 64 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज 91 एंड दैट ऑफ 25% स्टूडेंट्स इज 31, देन व्हाट विल बी द एवरेज मार्क्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द रिमाइनिंग स्टूडेंट। मतलब एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है, यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91, 25% छात्रों की अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। ठीक है, अगर 20% लिख लेते हैं, 20%, फिर कितना बोला 25%, 20 25 कितना होगा 45, बचे कितने तुम्हारे 55 स्टूडेंट, ओवरऑल कितने हैं तुम्हारे 100%। ठीक, इतना समझ गए। बोला क्या गया भाई, अगर हम 5 से काटते हैं इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 11 और ये आ जाएगा 20। ठीक, छात्रों के एक समूह के औसत अंक 64 है भाई, छात्रों के एक समूह है भाई, टोटल अंक औसत है 64 है। ठीक है, फिर बोला गया कि 20% छात्रों के औसत अंक 91, 64 और 91 का अंतर कितना है भाई, 64 से 91 कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, तो हम इस यहाँ पे +27 की गुणा कर देंगे। कितना आएगा 27 × 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 108 प्लस का होगा। ठीक, फिर बोला गया है कि 25% छात्रों की औसत 31 रहा हो तो, ठीक है, 64 और से 31 कितना कम है, 33 कम है, तो माइनस का 33, 33 × 5 यानी माइनस का 165। ठीक, हमसे शेष स्टूडेंट यानी 11 स्टूडेंट का पूछा, इनका अंतर कितना होगा 108 और 165 का 57 यानी माइनस का 57। अगर -57 की कमी हो रही तो इसमें भाई 57 जोड़ेंगे तभी हमें ओवरऑल स्टूडेंट एवरेज बराबर होगा। तो 57 जोड़ेंगे कितनी जगह, 11 जगह, 57 को 5.64 + 5.18, ठीक, 64 + 5.18 जोड़ेंगे आ जाएगा 69.18 यानी अप्रॉक्सीमेट 69.2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस गोलाकार कांच की गेंद को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या के कांच की छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या क्या है। ए सॉलिड स्फेरिकल ग्लास बॉल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल सॉलिड ग्लास बॉल्स ऑफ रेडियस 3 mm। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स फॉर्म, है ना। तो हमें पता है भाई 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। तो हम निकाल देंगे या एक mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। हम इसको पूरा सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक भाई, ठोस गोला का आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है ना। तो पाई की वैल्यू 4/3 πr³, तो पाई को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और इंटू 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी करेंगे भाई। 4/3 त्रिज्या कितनी होगी भाई, 3 mm दे रखा है तो 3/10 करेंगे क्योंकि 1 mm में कितने 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। 3/10 × 3/10 × 3/10, इतना समझ गए। ठीक, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 × 9 × 9 भाई 10 हम 100 10 और 1000 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 3 × 3
इंटू 3, ठीक। काटेंगे 3 तक की 9 तो या 27, ठीक है। और 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 729, 27 से 729 को काटेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 27, 27 की गुणा 10,000 से कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 27,000। आंसर यही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates at the rate of 20% per annum if the difference between its cost and the end of second year and that at the end of third year is 24,000, then what will be the cost of the machine at the end of first year। एक मशीन का मूल्य 25% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है यदि दूसरे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच 24,000 का अंतर है तो पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत क्या होगी। भाई 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक। हमको जाना कितना है भाई, 3 पीरियड में जाना है तो हम 4 का क्यूब कर देते हैं भाई, ठीक है। मान ले तो टोटल 24,064 है ना, 4 का क्यूब कर देंगे भाई। फर्स्ट ईयर पे जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 1/4 हाउस हो रहा है तो कितना बचेगा 3/4 आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 48 भाई, 4 16 चौके 64, ये आफ्टर फर्स्ट ईयर है, ठीक। फिर सेकेंड ईयर भी हम इसका 3/4 निकालेंगे क्योंकि 1/4 तो हास हो रहा है ना, तो सेकेंड ईयर इसका 1/4 निकालेंगे तो 12 चौके 48 यानी 36 बचेगा, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का, ठीक। अब हम थर्ड ईयर 36 का निकालेंगे 3/4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 चौके 36 यानी 4 9 36, 9 3 27, ये थर्ड ईयर का हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। हमसे बोला गया था कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच 24,000 का अंतर, यह 27,000 थर्ड ईयर का है और ये 36,000 सेकेंड ईयर का है। तो पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष यानी 48 रुपये। चलते हैं 36 और 27 सेकेंड ईयर यानी थर्ड ईयर का अंतर 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 24,000। हमसे पूछा है फर्स्ट ईयर के अंत में यानी 48 की वैल्यू, 24,000 अपॉन 9 48, ये आ जाएगा 3 तिक्की 9 3 अट्ठे 24, 8,000, ये आ जाएगा 16 और 16 की गुणा 8 से करेंगे 1,28,000 रुपये आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। तो हम समझ लेते हैं भाई, कोई संख्या है 10x, पहली संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है ना, संख्या जो होगी वो 10x प्लस वाई होगी। अगर अंकों के अंक पलट दिए जाए तो 10y प्लस x हो जाएगी। इसको हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11y, तो 11 कॉमन लेंगे तो 11x प्लस वाई। अगर हमसे पूछता है कि योग की गई संख्या दोनों को है ना, तो वो परस्पर किससे हमेशा विभाजित होगी, वो हमेशा 11 से विभाजित होगी, क्योंकि 11 का मल्टीपल ही होगा तो 11 से विभाजित होगा। अगर अंतर पूछता तो माइनस कर देते, 9 हो जाता, तो वो हमेशा 9 से भी होती, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रकाशक एक पुस्तक को थोक व्यापारी को 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता पुस्तक को खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 312 में 20% के लाभ पर बेचा जाता है। देखो हम क्या करेंगे भाई, जो पुस्तक विक्रेता है उसने थोक विक्रेता को भाई 100 रुपये पे ख़रीद के लाया होगा, 130 पे बेचा, ठीक, थोक विक्रेता को। अब थोक विक्रेता ने क्या किया, पुस्तक को खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचा, ठीक। 130 का हम 125% निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 162, 125% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 162.5। ये बेचा किसने, थोक विक्रेता ने पुस्तक विक्रेता को। अब थोक विक्रेता पुस्तक को खुदरा विक्रेता को 25% ले लेता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 312 में, भाई जो
खुदरा विक्रेता है वो ग्राहक को कितने पे बेचता है, 20% के लाभ पर। इसका भी हम 120% निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 162 का 195, इसका 120% निकालेंगे, फिर 20% के लाभ पे बेच रहा है ना, तो इसका निकालेंगे 195 निकल के आ जाएगा। तो 195 की वैल्यू हमें दे रखी है 312 रुपये, ठीक है। हम निकाल देंगे 195 की वैल्यू हमें दे रखी है 312 रुपये। एक की वैल्यू हमारी निकल के क्या आ जाएगी, 312 भागे 195 यानी 1.6, ठीक। तो हमसे पूछा गया था कि थोक व्यापारी के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य, तो थोक व्यापारी के लिए जो पुस्तक का क्रय मूल्य होगा वो 130 रुपये होगा। तो 130 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है, 130 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 208 रुपये, ठीक है। इसका कोई मैं शॉर्टेज मेथड बताता हूँ, ऐसे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसका शॉर्ट मेथड। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए पब्लिशर सेल्स ए बुक टू अ होल सेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, द होल सेलर सेल्स द बुक टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, देन द बुक इज सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर 312 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द होलसेलर। एक प्रकाशक एक पुस्तक को थोक व्यापारी को 30% के लाभ पर बेचता है, थोक विक्रेता पुस्तक को खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, फिर वह पुस्तक ग्राहक को 312 में 20% के लाभ पर बेची जाती है। थोक व्यापारी के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई 30% के लाभ पर बेचता है ना, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट है, उस पर भी कितने का लाभ हुआ था, इस 30% 130% की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकालते। 25% का लाभ होता है 125, ठीक है, 125 अपॉन 100। फिर उसके बाद वो 20% के लाभ पे बेच रहा है तो 120/100 पे 312 पे बेची जा रही, ठीक है। 25 चौके 100, सॉरी 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ठीक है। 6 पंचे 30, 312 गुणे 20/30, ठीक। तो 312 भागे 30 गुणे 20, ये करेंगे आ जाएगा 0 से 0, और ये कटेगा तुम्हारा 3 दाम में 30 और 3 चौके 12, 104 की गुणा 2 से करेंगे 208 रुपये निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days, एंड ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 20 days। हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो ए बी, बी सी और सी ए, ये 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और सी ए 20 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 6 4 10 3 13, ठीक है। भाई ये टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है 13, तो हमको निकालनी क्या ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी निकल के आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 13/2, क्योंकि दोनों हर जगह पे 2-2, भाई यहाँ पर ए ने काम किया 2 बार, ये दोनों मिला के 2 बार ए हो गया, ये दोनों मिला के 2 बार बी हो गया, सी मिला के 2 हो गया, तो 13 ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अकेले काम को करेंगे इनकी इफिशिएंसी होगी 13/2, ठीक है। तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी की हमको निकालनी है। तो हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमको, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमको 13/2, 13/2 का मतलब होगा 13/2 यानी 6.5, इतना समझ गए। भाई ए प्लस बी दे रखा है हमको 6, तो ए प्लस बी को हम घटा देंगे, इसमें से ए प्लस बी को घटा देंगे यानी सी बराबर
6.5 माइनस 6 बराबर 0.5। सी की अकेली इफिशियंसी होगी 0. बोला गया था टोटल वर्क को सी कितने दिनों में करेगा, 0.5 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डेज में सी काम को कंप्लीट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6060 रुपये को ए बी सी को बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में 15, बी के हिस्से में 20 और सी के हिस्से में 25 रुपये कम कर देते तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी। 6060 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट इफ 50 is reduced from A's shares, 20 from B's shares and 25 from C's, then the ratio of their shares is 5:7 becomes ratio 8. What was the original share। भाई तीनों को जोड़ देते हैं, कितना कम कर रहे हैं, 15, 20, 35, 25, 60। तो 60,000 में 6,000, 60 में से हम 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 6,000 रुपये। इन 6,000 को बांटना किस में है, 5:7:8 में, 5:7:8 में। ठीक है, तो जो तीनों को जोड़ेंगे 8 5 13, 13 7 20, 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 6,000, एक की वैल्यू आ जाएगी 3,000। तो हमसे बोला गया सी की मूल हिस्सेदारी, तो सी की वैल्यू दे रखी है 8, 8 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, सॉरी ये 300 होगा ना, क्योंकि 3,000 दे रख 6,000 दे रखा था ना, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24,000 ठीक। तो अब 2400 सी के हिस्से से कितना कम किया था, 25 कम किया था, तो 25 को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितनी मूल हिस्सेदारी हो जाएगी पहले वाली सी की, 2425 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी लाता तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता। उसकी वास्तविक चाल क्या है। ठीक, समझ गए भाई। 6 किलोमीटर की घंटा की तेज़ी, भाई पहले एस की स्पीड से चलता है तो इसमें s+6 की रफ्तार से करेंगे 6 अपॉन कितने की कम समय लगता है 30 मिनट, यानी घंटे में बदलेंगे 30/60। सेम एज सेकेंड टर्म में भी करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, भाई दूरी बराबर होंगी ना, तो ये दूरी निकालने के लिए होता है। तो दोनों की दूरी बराबर होंगी तो इसमें s माइनस 4 किलोमीटर धीमा करता है तो -4 × 4, और कितने टाइम ज़्यादा लगता है, 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक, 30/60 से 30/60 कट जाएगा, s से s कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4s + 6, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 6s - 4। इतना समझ गए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4s + 24 बराबर 6s - 6 चौके 24। ठीक, अंतर करेंगे 4s 6s का हो जाएगा तुम्हारा 2s, और 24 24 48 हुए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो s बराबर निकल के आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वास्तविक चाल होगी। तो गाइस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।